वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। और सियासी हलचल बिहार से, चूंकि तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार में थे, देश भर में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं से दरअसल वो मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगले पीएम हो सकते हैं, और अब उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ भावी रणनीतियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। लेकिन विपक्षी एकता की उनकी कोशिश कितनी परवान चढ़ेगी, खासकर तब जबकि कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी की तरफ से सीधी प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं आया। उधर अमित शाह ने लगातार तेलंगाना में डेरा डाला हुआ है, क्योंकि बीजेपी के कवायद है कि दक्षिण का मुख्य द्वार तेलंगाना और वहीं से सेंधमारी होनी है। लेकिन उधर केसीआर अपने राज्य को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अब विपक्षी एकता की एकजुटता में जुट गए हैं। और यही वजह है कि बिहार पहुंचे, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम से मुलाकात की और कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल लायक हैं। कुल मिलाकर कवायद 2024 के लिए है। सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपनी सत्ता की फिक्र है। तेलंगाना के सीएम केसीआर इस कवायद में है कि बीजेपी उनके राज्य में सेंधमारी न कर पाए। इस वजह से पहुंचे नीतीश कुमार के ऊपर और कह डाला कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल लायक हैं। क्या 2024 में एक बार फिर से जो विपक्षी एकता है वो एकजुट नजर आएगी? क्या तीसरा मोर्चा बन पाएगा? और तीसरे मोर्चे का सर्वे सर्वा यानी मुख्य चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या राहुल गांधी होंगे, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल वर्सेस मोदी है 2024 में, तो क्या ये मुहिम रंग लाएगी? केसीआर का बिहार में पहुंचना, नीतीश की तारीफ करना एक बार फिर से, ये किस ओर इशारा कर रहा है? और क्या इस इशारे में जो भविष्य की जो तकदीर है विपक्षी एकता को लेकर वो साफ हो पाएगी या नहीं? आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार और विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आते हुए रवि उपाध्याय जी, पत्रकारों को जोड़ने की मंशा ये है सियासी टेम्परेचर में कि दरअसल हम सब समझना चाहते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर दलों को जोड़ते हैं तो उनका अपना अपना रिएक्शन होता है और सब अपने आप को सर्वोपरि मानकर चलते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग खांटी पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, जमीन को समझते हैं, 2024 की रणनीति है ये तमाम दलों के लिए। केसीआर का एक बार फिर से बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार के साथ दिखना, चेहरे पर मुस्कुराहट और तारीफ करना, इसे कैसे लिया जाए और किस तरह से निशाना साधा जा रहा है? देखिए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हाल के दिनों में बिहार की राजनीति ने जो करवट बदला, तो यह एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देश भर में सभी जितने भी धर्मनिरपेक्ष कह लें या जो लाइक माइंडेड पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल कह लें या फिर नीतीश कुमार की जनता दल कह लें या फिर वाम दल का, तो यह इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी के अश्वमेध जो घोड़ा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इसी के लिहाज से अभी जो बिहार की राजनीति है, यह उसके चलते केसीआर का यहाँ पर पदार्पण कल हुआ। और लेकिन यह बात समझने वाली होगी, केसीआर के साथ में नीतीश कुमार का यह इंटरेक्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं, तेजस्वी यादव तेलंगाना पहले गए हैं, पहले वहां पर उनकी 1-to-1 बातचीत हुई है। और उस समय नीतीश कुमार इनके साथ में नहीं थे, महागठबंधन में नहीं थे, उस समय अलग थे, वो एनडीए में थे। लेकिन जिस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी यादव हैं बिहार के, उस समय वो प्रतिपक्ष के नेता थे बिहार में, और उस समय वो केसीआर से जाकर तेलंगाना में उन्होंने मिल बैठ के बातचीत की और लंबी दौर की बातचीत। बिल्कुल। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो इसी सब कवायद में ये लोग लगे हैं। और आप देखिएगा, कल जो है तो तमाम नीतीश कुमार और तेजस्वी के मिलने के बाद में केसीआर, लालू प्रसाद यादव जो पुराने माने दिग्गज नेता, माने वो राजनीति के चाणक्य उनको कहें तो कहीं पे से अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनके पास जाकर के उनसे जाकर के मिल बैठ के, हालांकि हम लोग कह रहे हैं कि वो गए हैं लालू प्रसाद का हालचाल जानने, लेकिन हालचाल जानना तो एक बहाना है। जिस तरह से गलवान की घटना के 2 वर्ष के बाद में उनको शहीदों को परिवारों को रुपया देने की बात याद पड़ी है केसीआर को, उसी तरह से वो लालू प्रसाद यादव का जहां तक हम समझते हैं, वो उनका स्वास्थ्य कारण जानना एक बहाना था, वह मिलना, वह कवायद इसी की तैयारी है। 2024 के चुनाव के लिए ही यह लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसको समझिए कि कैसे ये वाम दल इनके साथ में रहेंगे बिहार। देखिए, बिहार में अभी कुछ जो हो रहा था सिर्फ एनडीए को रोकने के लिए कवायद था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब 2024 की डुगडुगी बजेगी चुनाव की, उस समय वाम दल कहां पे होंगे,
वो फिर कांग्रेस इनको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, शरद बिल्कुल पवार की पार्टी एक्सेप्ट करती है कि नहीं, यह भी एक मामला होगा। अभी देखिए बिल्कुल कांग्रेस की ओर से चुप्पी, और कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है, बिहार कांग्रेस भी यह बात को कर रही है कि नहीं, हमारे पार्टी में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे में कहां तक नीतीश कुमार की का एक्सेप्टेंस हो पाएगा, यह समझने वाली बात है। बिल्कुल। जी। डॉक्टर सुनील कौशिक, बिहार में जो खिचड़ी पक रही है उसको उसको कांग्रेस पचा पाएगी या नहीं, टीएमसी पचा पाएगी या नहीं, या आम आदमी पार्टी पचा पाएगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। नहीं, मैं तो इसको नहीं मानता खिचड़ी पक रही है। कह सकते हैं कि शुरुआत है और कोई न कोई कहीं न कहीं पार्टी से संदेश ऐसी आने की खबरें रहती है। 2014-2019 में तीसरे मोर्चे की कवायद हुई, उसमें तो बहुत कद्दावर नेता थे। एक मंच पे हाथ करके खड़े इस देश ने लोग देखे हैं पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल। तब वो कंप्लीट नहीं हो पाया तीसरा मोर्चा। हम्म, तो अब मैं मानता हूँ उस तब के मुकाबले यदि आज की हम चर्चा करें तो इतनी एकजुटता विपक्ष में नहीं। हम्म, पहले दूसरी बात कि स्टेट लेवल पर जो पार्टियां हैं पहले तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही, और जब आप तीसरा मोर्चा गठन करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते, तब तक आपको मिनिमम जो भी योजनाएं आप ला सकते हैं वो एक दूसरे के लिए कितनी किफायती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, एक दूसरे के लिए आप समायोजित उन योजनाओं को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप एक। दूसरा, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, दो राज्यों की बात करें, तो यहाँ जहां समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव है ओबीसी के नेता पे अपने आप को स्थापित करेंगे, या ओबीसी नेता के रूप में जो छोटे छोटे दल बने हुए हैं, या मुस्लिम मंच की बात करें, या मुस्लिम वोटर के ध्रुवीकरण के लिए जो राजनीतिक दल बने हैं उनकी बात करेंगे, क्या वो ला पाएंगे एक साथ सारे दलों को? या बिहार की हम बात करें, छोटे छोटे दल हैं, करीब 14-17 दल हैं वहां पे, 14 से 17 दल हैं। क्या नीतीश जी की पार्टी और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या उन लोगों को एक साथ लाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, आप 2014 और 19 में देखोगे जब छोटे छोटे दल छूट जाते हैं इनसे, उन्हीं से भाजपा अपना गठबंधन करती है और अलग अलग क्षेत्र में जाके गठबंधन करेगी। जैसे हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो पूर्वांचल में आप देखेंगे तो वो दल जिनका कभी वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन कुछ सीटों पे अपना वर्चस्व रखते हैं हार और जीत के मायने बदलने के, बिल्कुल। तो उन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो या बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें, जहां कांग्रेस ने राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया, सारे के सारे विधायक कांग्रेस में हो गए, तो क्या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ आई? हरियाणा की बात करिए, हरियाणा में जहां नीतीश जी एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, देवीलाल जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि यहाँ नीतीश जी की कोई आवश्यकता नहीं है, बीजेपी का पूरा केवल और केवल हो सकती है तो कांग्रेस हो सकती है। तो क्या कांग्रेस वहां जब नीतीश जी के कार्यक्रम का विरोध कर सकती है तो क्या राष्ट्रीय लेवल पर नीतीश जी के चेहरों को स्वीकार कर पाएगी क्या? दूसरा, पश्चिम बंगाल में आप जाइए, ममता बनर्जी किसी को स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और आज की स्थिति में देखा जाए नीतीश जी की पार्टी के कितने एमएलए, तो जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, इनसे बड़ा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी खड़ी है, तेलंगाना में केसीआर जी की पार्टी खड़ी हुई है। तो जब इनके पास इतनी ज्यादा संख्या में विधायक हैं तो कैसे माना जाएगा? दूसरा, आप पार्टी कहती है कि मोदी जी का या कोई चेहरा 2024 मोदी के खिलाफ होगा तो केजरीवाल होंगे। बिल्कुल। और जहां एक और मैं थोड़ा सा और इशारा करूंगा कि जहां छापे सीबीआई और ईडी के पड़ते हैं, यदि आप पार्टी के ऊपर पड़ते हैं तो कांग्रेस स्वागत करती है उसका। यदि बिहार में छापे पड़ते हैं ईडी सीबीआई के तो वहां बीजेपी तो कांग्रेस वहां विरोध करने लगती है। तो जब आप एकजुटता ही नहीं दिखा पा रहे हैं, जिन एजेंसियों पे आपके ऊपर छापे पड़ेंगे तो आप आरोप लगाएंगे, यदि केजरीवाल पे छापे पड़ेंगे तो वही राजनीतिक दल कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी आवश्यकता थी। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सियासत होती है। विजय दुबे जी, आपके पास आते हुए 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी देखा, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े चेहरे एक मंच पर सब हाथ उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और ये तय करते हैं कि विपक्षी अब आने वाला है, देश की सत्ता पर काबिज होने वाला है, लेकिन ये तय नहीं हो पाता कि कौन सर्वे सर्वा होगा, मुखिया कौन होगा, क्योंकि हर दल यही चाहता है कि उसका जो मुखिया है वही विपक्षी एकता का सिरमौर बने। एक बार फिर से ये छोटी कवायद शुरू हुई है बिहार में, चूंकि केसीआर पहुंचे हैं और कई मौकों पर तारीफ कर चुके नीतीश कुमार की, चूंकि 2024 काफी नजदीक तो नहीं है लेकिन फिर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं और आगे के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? पहले तो संक्षेप पे इस पर विजय जी। देखिए, जहां तक बात नीतीश जी की है,
तो नीतीश जी का अगर पिछला बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कभी बीजेपी के साथ रहे हैं, कभी मतलब यूपीए और जो है नेशनल अलायंस जो है, तो ये जो नीतीश जी का जो टोटल ट्रैक है वो कभी किसी एक स्टेबल, अगर मान लीजिए एक आ जाए अपोजिशन में कांग्रेस के साथ चलते रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। उन्होंने सुविधा की राजनीति की है। दूसरी बात ये है कि जो अभी बिहार की स्थिति है, बिहार की स्थिति में नीतीश जी अगर आज की डेट में राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, अगर उसका सपोर्ट साथ में है नीतीश जी के, तो नीतीश जी शायद अभी लगातार जो ये प्रपोजल्स भी आ रहे हैं कि नीतीश जी को लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, वो अधिकतर जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो अपोजिशन का जो अलायंस है उसको अभी 2 से 3 स्टेट जो हैं वो कांग्रेस रूल है। एटलीस्ट मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गिन नहीं सकता वहां भी, और सबको मान लीजिए छोड़ दीजिए। तो अब वो सब क्या आज नीतीश जी को प्रधानमंत्री या अपोजिशन लीडर के रूप में प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो बात की बात होगी, क्या उनको ये स्वीकार होगा कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, नेता के रूप में स्वीकार करें, और वो कांग्रेस से लेके जितने भी और जो दल हैं जिनका कि अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व है, वो सब नीतीश को नेता मानने को तैयार हो। पहली बात तो यही है। दूसरी बात है केसीआर का जो प्रपोजल है, केसीआर जो है अभी मात्र तेलंगाना में ही अपना सरकार चला पाए हैं और बीच में और किसी स्टेट में उनका कोई हस्तक्षेप, तो ये क्षेत्रीय दलों की जो स्थितियां हैं वो अपने अपने पॉकेट में हैं। उन पॉकेट से जाके जो राष्ट्रीय स्तर पे आप बात करते हैं, तो एक ऐसा अलायंस उभरे जिसका एक नेता स्वीकार्य हो और वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार हो, तब 24 के रूप में चैलेंज मैं कहूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी को देने की स्थिति में या भारतीय जनता पार्टी अलायंस को देने की स्थिति में होगा, तब ये कही जा सकती है बात। लेकिन अभी जो है अभी कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये प्रस्ताव है, अच्छा प्रस्ताव है, अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन कमजोर है तो अगर उसका कैंडिडेट भी कमजोर है तो वो कैसे चुनौती दे सकता है सत्ताधारी दल को या अलायंस रवि को। उपाध्याय जी, लेकिन तू डाल डाल में पात पात, और यही चरितार्थ करते हुए बीजेपी अगर विपक्षी एकता एकजुट होने की कोशिश करते हैं लेकिन टूट जाते हैं। लेकिन जैसा कि बताते सुनील कौशिक जी भी कि छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ बीजेपी अपनी सत्ता, अपनी सांठगांठ बना लेती है और इस तरह से फतेह हासिल कर लेती है और विपक्षी एकता धरी की धरी रह जाती है। देखिए, अभी हमारे भाई कुछ कुछ बोल रहे थे सुविधा की राजनीति, तो एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो सब सुविधा की ही राजनीति करते हैं। कोई हमारे आपके लिए अपनी सुविधा के लिए, कोई हमारे आपके लिए राजनीति नहीं करता। वो सिर्फ कहने और कहाने का की बात होती है। जहां तक हम इतने दिनों में पत्रकारिता में अनुभव किए हैं वही बात आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अब रही बात विपक्षी एकता की, एक बात ऐसे समझा जा सकता है कि बिहार में आज जो नई नवगठित महागठबंधन की सरकार है वह नीतीश कुमार पर ही दाव लगाई। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर दाव लगाई। अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा है। पिछले चुनाव में वह मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर भी वह पेश हुए पार्टी की ओर से, जो उस समय महागठबंधन थी, दूसरी वाली महागठबंधन, यह तो नई महागठबंधन बन गया। तो यह इसमें जिसमें कि नीतीश कुमार ने, तो वह अब देखिए क्या सेक्रीफाइस उन लोगों ने किसी तरह से ये निकेन प्रकार नीतीश कुमार, चेहरा उन लोगों के पास नीतीश कुमार ही रहा। नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी बैठाया और अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर, क्योंकि वो जो गणित है विधानसभा का उसमें उनका संख्या बल राष्ट्रीय जनता दल का बहुत अधिक, और 7 मोर्चा उसमें जदयू के पास में सिर्फ मात्र 45 एमएलए, और सब मिलाकर के विधानसभा में जो गणित है वह 164 हो गया। 7 दलों को मिलाकर के, वाम दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू। तो ये देखिए, अब देखिए विपक्ष जो प्रधानमंत्री के लिए कवायद में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री की ओर से चेहरा है, तो उसमें इनके पास में यह कोई चेहरा भी नहीं है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी तभी तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि पटना में इनका मिलना दिव्य सपने जैसा है। क्या फिर से एक बार रिपीट करिए। सुशील मोदी ने कहा है कि पटना में इन दोनों नेताओं का मिलना दिव्य सपने जैसा है। निश्चित तौर पर यह देखिए, सुशील मोदी क्या कह रहे हैं वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी पार्टी की लाइन से बोलते हैं। ये लेकिन दीवार स्वप्न है, लेकिन इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकना है। यह कवायद जो आप देख रहे हैं आज नई महागठबंधन की सरकार जो बनी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ही बनी है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कई दफा इधर से उधर गए, फिर जो है फिर इसमें आए, फिर उसमें आए, फिर वो पार्टी पाला बदलते रहे। यह लेकिन सब मिलाकर के अब लबो लबाब यही है कि अब मैं वही कह रहा था कि अब इसको ऐसे समझा जाए कि विपक्ष के पास में कोई चेहरा नीतीश कुमार पर ठीक बार बार दाव क्यों लगता है, यह तो समझने वाली बात होगी ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक बिहार में रही और मजबूत स्थिति में रही, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे ही ममता बनर्जी, टीएमसी भी यही दावा करती है कि बेशक बहुत मजबूती के साथ, दमखम के साथ बीजेपी वहां पूरी मशीनरी के साथ जुटती है, लेकिन उसके बावजूद मोर्चा ममता बनर्जी मार जाती है। तो वो भी यही चाहते हैं कि विपक्षी एकता अगर हो तो उसके सर्वे सर्वा ममता बनर्जी हो। निश्चित तौर पर यही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि देखिए, तमाम इन लोगों के प्रयास के बावजूद विपक्षी एकता कैसे बन पाएगी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखिए, उधर आप कई चेहरे हैं, सब नाम आप लोग बोल चुके हैं, इसलिए हमको नहीं फिर से बोलने की जरूरत। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या केजरीवाल हो, तो यह सब जो है तो मिला जुला करके वो नहीं हो पाएगा। कांग्रेस तो एक है, शरद पवार की पार्टी है ही है, तो ये कहां से ये लोग कर पाएंगे, विपक्ष में एकता हो ही नहीं पाएगी। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे होगी। और चुनाव आते आते देखिए अभी कितना पानी अभी बहना है, तो समझ में आएगा। अभी देखिए, आज जो पिछले दिनों अभी बिहार में जो राजनीतिक उठापटक कह रहे या खींचतान कह रहे, या जिस तरह से भाजपा अटैकिंग मोड में थी, अब देखिए यहाँ के जो लॉ मिनिस्टर थे उनका पोर्टफोलियो राताराती बदला गया, उनको गन्ना विकास मंत्री बनाया गया। आज उनकी पेशी हुई, तो खैर आज उनकी पेशी होने वाली है, तो वो उसी मामले में उनका पोर्टफोलियो बदला गया, उन्होंने रात में इस्तीफा भी कर दिया। और आज देखिए उनकी सुबह में पेशी होने वाली थी, लेकिन संभवतः अभी जानकारी मिली है कि 4 बजे उस पर होगी, पेशी होगी उनकी। तो जो भी है, तो यह सब मामला है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई। सुशील कुमार मोदी ने फिर से कमान संभाल लिया। एक बात समझ लीजिए, जब सुशील कुमार मोदी जब कोई कमान संभालते हैं, तो आपको याद होगा पिछली बार जो है तो यही नीतीश कुमार उनके साथ में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाए थे। तो किस तरह से, किस परिस्थिति में सुशील कुमार मोदी का रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और एक से एक चिट्ठा खोलना कहीं ना कहीं असहज महसूस किया, जिसको बाध्य होकर के नीतीश कुमार को फिर से विजय दुबे जी, ये तो निश्चित है कि हर एक जो भी दल है, क्षेत्रीय बड़ा दल, उसको अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने राज्य को बचाने के लिए वो इस समय जद्दोजहद में जुट गया है। 2024 भी लक्ष्य है, लेकिन अगर केसीआर की बात की जाए तो पंजाब के दौरे पर भी गए थे, वो केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, उनके मॉडल्स की चर्चा करते हैं, फिर वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। चूंकि केसीआर जानते हैं कि तेलंगाना चूंकि दक्षिण का द्वार है और बीजेपी किस तरह से वहां पर सक्रिय है, एक्टिव मोड में है, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो लगातार ये मेल मुलाकातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आप एक चीज हम आपको और भी इसमें, ठीक सर, ये सवाल विजय दुबे जी से। सर आती हूँ, लौटती हूँ विजय दुबे जी। रिपीट करिए अपना सवाल फिर से। असल में देखिए, आप जो बात कह रही हैं, केसीआर को जो है, जो साउथ वाली जो दिक्कत आ रही है कि आप बीजेपी डेंट करने की पोजीशन में, चूंकि वहां लग रहा है कि हो सकती है और केसीआर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो केसीआर अब ऐसा अलायंस बनने नहीं देना चाहेंगे वहां पे जिससे कि केसीआर को सत्ता में आने में बीजेपी रोकने में सफल हो। तो ये असल में अपोजिशन का एक अलायंस जब तक क्रिएट, एक्चुअली देखिए क्या है, एक मोरल सपोर्ट भी चाहिए होता है अन्य जगहों से भी। अगर आप किसी नेता को, तो वो भी उसके संग में आपको राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हुए, चाहे केजरीवाल का सपोर्ट मिले या और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी रीजनल लेवल पे काम कर रही हैं, तो केसीआर के लिए वो एक सपोर्टिव पॉइंट है। अगर वो नीतीश कुमार को अलायंस का लीडर बनाने के लिए या बातचीत की चर्चा छेड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब वो थर्ड फ्रंट नहीं होगा, वो तो सीधा हम जो है एक ऐसा गठबंधन तैयार करेंगे जो कि बीजेपी की चुनौती देगा, तो ये सब जो चीजें हैं वो बीजेपी को साउथ में तेलंगाना और अन्य स्टेट्स की जो एक्चुअली एंट्री पॉइंट है उससे ब्लॉक करने के लिए कोशिश है केसीआर के। वो ये नहीं चाहते कि बीजेपी भी वहां प्रभावी हो जाए और एक बार एंट्री के बाद में ये हमारे लिए और दिक्कतें पैदा करे। तो ये राजनीतिक कसरत है और इस कसरत में आप किस मुकाम तक पहुंच पाते हैं केसीआर, ये देखने वाली बात। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, रिएक्शन सर। देखो, पूरा मैंने अभी भी बताया और मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको एक
चीज बता दूं कि 4 राज्यों में चुनाव हैं, 2024 तो बाद में, 4 राज्यों में भी तीसरा मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी जीत होगी। इन 4 राज्यों में भी तीसरा मोर्चा एक साथ नहीं आता। और हम आज की बात करें, जब केसीआर को सवाल पूछा जाता है, एक पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्या नीतीश जी के नाम की घोषणा आप करेंगे, तो बौखला के जवाब देते हैं, अभी तो बहुत बहुत दूर है 2024। और इस मतलब जरूरी नहीं है कि सारे लोग सहमत इस बात में, लेकिन मैं यह कहूंगा तो उसका विरोध नहीं होगा, ये उन्होंने प्रश्न। यदि हम शरद पवार की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जहां शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में किया, उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री के चेहरे से पहले तो केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बने कि विपक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आएगा, उसके बाद तय होगा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। आप पार्टी का आपने समझ ही लिया, ममता बनर्जी का हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा मोर्चा इतना आसानी से बन जाएगा, और बन भी गया तो मुझे लगता है कि मोदी का विकल्प अभी भी नहीं है, क्योंकि 2014-2019 का हम देख चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये स्ट्रैटेजिक मूव जो है केसीआर का, पंजाब के दौरे पर भी जाते हैं, वो केजरीवाल मॉडल की तारीफ भी करते हैं, स्कूल कॉलेज देखने आते हैं और फिर नीतीश कुमार से मिलते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजिक मूव उनका तेलंगाना के अपने किले को बचाने का है, मॉरल सपोर्ट के जरिए? देखो, पूरा ये समझना पड़ेगा, केसीआर अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं है, और जब तक हिंदी राज्य तो नहीं, अपने राज्य को बचाने के लिए सर, अब मॉरल सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। क्या सवाल सुन नहीं पाया? अपने किले को बचाने के लिए, तेलंगाना को बचाने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बात काट, इतना बड़ा चेहरा नहीं है अभी, क्या वो हिंदी राज्यों के अलावा समर्थन जो पाने की जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा था आपको, यहाँ चल करके वो ये दिखाना चाहते हैं यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के आसपास कि मेरी भी एक कोई इंपोर्टेंस है, मैं भी तीसरे मोर्चे के गठन की जो कवायद करूंगा तो मेरी भी कोई भूमिका हो सकती है। इस भूमिका को बनाने के लिए केसीआर घूम रहे हैं, चाहे पंजाब चाहे बिहार जाए, चाहे दिल्ली आए, अपना किला बचाने के लिए। दूसरी बात, नीतीश जी यदि प्रधानमंत्री का चेहरा होते भी हैं तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के अलावा आप देखेंगे आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे। पहले आप अपनी पार्टी को तो देख लीजिए, जहां बिल्कुल ऐसे मुहाने पर पार्टी खड़ी है जहां कभी भी टूट सकती है, और आप ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के या तीसरे मोर्चे के, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। लेकिन रवि उपाध्याय जी, वजह क्या है? पहले केसीआर केंद्र के विरोध में नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय की बात की जाए, उसके बाद लग रहा है कि उनके मूव को देखा जाए कि वो विपक्षी एकता को लेकर ज्यादा सक्रिय हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक चीज हम और क्लियर करना चाहें, केसीआर की जहां तक बात हो रही है विपक्षी एकता बनाने की, वह अपने तेलंगाना में अपनी शायद उनकी संभवतः पुत्री उनकी चुनाव लड़ी थी, वह हार गई, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हो, लेकिन वो हमको जहां तक याद है तो उनकी पुत्री भी चुनाव में वो हारी, तो वह अपने यहाँ तो वो अपना तो बचा नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय जो दल है, छत्र नेता जो है, उनकी बैठ है रहती है हर स्टेट में, अपने अपने क्षेत्र में है। अब जहां पर भी उठा के देख लीजिए छत्र दलों का प्रभाव, तो लेकिन वह पार्लियामेंट के चुनाव में आपको छत्र दलों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, या मान लीजिए सर्टेन पॉकेट्स में दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट के लोकसभा क्षेत्र में तमाम जगह पर उनके पक्ष में नहीं होगा। तो फिर सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस अपना दावा क्यों छोड़ेगी? ये तो क्षेत्रीय दल है। निश्चित रूप से वही हम कहना कह रहे हैं। आप इसको जो भी वोटर्स होते हैं वो नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि वो हमको किसको वोट करना है, या तो वो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के अलायंस को वोट पड़ेगा, या फिर एनडीए अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस जो होगा उसको वोट पड़ेगा। निश्चित रूप से सब तरफ दलों का, आप देखिए इसको हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, आप देखिएगा उसका चुनाव परिणाम बहुत ही अलग होगा। आप जिस तरह से जाइएगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइएगा देखिएगा अलग होगा, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर जाइएगा देखिएगा अलग उसका चुनाव, तो वो छोटे छोटे स्तर पर अलग प्रभाव होगा। पार्लियामेंट का चुनाव टोटल डिफरेंट स्तर पर होगा, तो उसमें हमको नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इसमें केसीआर की भूमिका कैसे कहां पर होगी। वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हो रहा था, केसीआर थे, नीतीश कुमार थे, तेजस्वी प्रसाद यादव थे, जिसी तरह प्रधानमंत्री की चर्चा हुई कि नीतीश कुमार खड़े हो गए, उनको दो तीन उनको केसीआर उनको बैठने के लिए कहते हैं। सब लोग विजुअल में है, सब लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से यह सब मुद्दा आ रहा है, और ये कैसे वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट 1-to-1 माने एनडीए के साथ में जो इनकी फाइट होगी केसीआर
या जो भी अलायंस नीतीश कुमार कर रही है हम्म। ये समझ से परे है हमारे। डॉक्टर कौशिक एनडीए का भी जिक्र कर लेते हैं। बेशक टूट गई है, अकाली छिट गया, शिवसेना चली गई, उसके बावजूद भी एनडीए बहुत मजबूत है और आपको लगता है कि विपक्षी एकता अगर हो गई तो क्या मुकाबला हो पाएगा या नहीं? देखो, मुझे समझना पड़ेगा कि जो लोग एनडीए से दूर रहे उनको मिला क्या। यदि अकाली दल की हम बात करें, पंजाब में अलग हुए तो पंजाब में उनको मिला क्या। महाराष्ट्र की बात कर लें, शिवसेना दूर चली गई थी, शिवसेना को मिला क्या। तो ये समझना पड़ेगा 2024 अभी दूर है और बीजेपी में बहुत चाणक्य हैं और सारी सत्ता जब हाथ में होती है, जैसे आरोप विपक्ष लगाता है एजेंसियां और दुरुपयोग हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह ने भी कई बार कहा कि कांग्रेस का टर्म बार बार दिखाया जाता है, तो ये थोड़ा बहुत तो चलता है सत्ता में। दूसरी बात, जो छोटे छोटे दल मैंने जिक्र किया आपका, जहां 10-10, 5-5, 15-15 सीट पर जिनका वर्चस्व रहता है, जो जीत नहीं सकते लेकिन हराने की पोजीशन में होते हैं, जिताने की पोजीशन में होते हैं, खुद नहीं वो जीत सकते। यार ऐसे लोगों के साथ बीजेपी गणित बनाने में बहुत माहिर है। और आपने देखा, अभी कई राज्यों में देखा आप, पंजाब में वो हार गए, उत्तराखंड की भी आप बात करें, उत्तराखंड में आप पूरी की पूरी फिलहाल तो कुछ समय ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो अपराजय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, डॉक्टर कौशिक, रवि उपाध्याय जी, विजय दुबे जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में लोकतंत्र के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना बेहद जरूरी, हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बेहतर विपक्ष के लिए ठीक कवायद होनी भी बेहद जरूरी है। केवल मोदी हटाओ नारे पर होने वाली विपक्षी एकता की कोशिशों में कई झोल भी नजर आ रहे हैं। आपका कहना है कि मुकाबला केजरीवाल वर्सेस मोदी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने का पासा फेंकती है, तो वहीं केसीआर भी कई कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन ये कोशिश 2024 में कितनी रंग लाएगी ये देखना होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।